वालेकुम जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम जामियात की दुनिया में मुर्ज़ा नूर हाज़िर हैं और आज हमारे स्टूडियो में बड़े खुसूसी मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर जावेद लगारी साहब हैं, जिनका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा दूं। डॉक्टर जावेद लगारी साहब साबिक सेनेटर और चेयरपर्सन हायर एजुकेशन कमीशन रहे हैं। उन्होंने ही हैज़ आल्सो सर्व्ड एज ए कोऑर्डिनेटर जनरल कॉम्स्टेक। और डॉक्टर लगारी साहब फाउंडिंग प्रेसिडेंट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे हैं ज़ैबिस्ट, जो कि पाकिस्तान का एक लीडिंग बिज़नेस स्कूल है कराची में। और इससे पहले वो टेनोर्ड फुल प्रोफेसर भी रहे हैं और नासा स्पेस पावर इंस्टीट्यूट में के डायरेक्टर भी रहे हैं, जो कि एक बैनुल अक़वामी इदारा है। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो कमिश्नर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन UAE में। ही इज़ आल्सो करंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन स्किल्स एवेल्यूएशन इंस्टीट्यूट USA और प्रेसिडेंट हैं फोरम ऑफ द डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, जो कि US बेस्ड एक थिंक टैंक है। डॉक्टर लगारी साहब ने 600 से ज़ायद पेपर शाया किए हैं और उसमें प्रेजेंटेशंस और जो मुख्तलिफ लीडिंग जर्नल्स हैं उसमें ये कॉन्फ्रेंसेस भी शामिल हैं, उनकी इसमें किताबें भी शामिल हैं। ही इज़ आल्सो रेसिपिएंट ऑफ द तमगा इम्तियाज़ भी उनको से भी नवाजा गया है उनकी खिदमात के सिले में। और डॉक्टर लगारी साहब को रिसेंटली HEC ने 2 अहम जो टास्क फोर्स हैं, एक ऑरिक और एक बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर, उसका भी उनको कन्वीनर मुकर्रर किया है। डॉक्टर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आपको 2 इम्पॉर्टेंट जो टास्क फोर्स हैं उनका कन्वीनर बनाया गया, उसका सरबराह बनाया गया है। आप इन दोनों टास्क फोर्स के बारे में बताइएगा कि इन आपकी क्या तरजीहात हैं ऑरिक्स के हवाले से और बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा फॉर दी वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और ये जो लेट मी जंप डायरेक्टली टू द टास्क फोर्सेस। एक है टास्क फोर्स ऑन रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। सो द वर्ड इटसेल्फ स्पेल आउट कर लेता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड विद द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। दूसरा है जो उसके एक स्टेप आगे का है फेज़, विच इज़ कॉल्ड द टास्क फोर्स ऑन बिजनेस इनक्यूबेटर्स। उसमें बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर है कि एक बच्चा जब ग्रेजुएट करता है या इवन ड्यूरिंग इस पढ़ाई और वो जाके कोई जॉब नहीं करना चाहता है, लेट अस से वो कोई अपना बिज़नेस खोलना चाहता है और वो भी कोई क्रिएटिव इनोवेटिव बिज़नेस, तो ये इनक्यूबेटर सेंटर्स जो हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में इस्टेब्लिश हुए हैं वो उनको असिस्ट करते हैं और मेंटरिंग करते हैं टू ओपन अप ए हाई टेक बिज़नेस और एन IT बिज़नेस और एन AI रिलेटेड बिज़नेस। सो ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के हैं एंड दे हैड एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ ड्यूरिंग द टाइम जब मैं खुद HEC का चेयरमैन था। तो तकरीबन इस प्रोग्राम्स को 8-10 साल हो गए हैं। सो नाउ एक्चुअली द चेयरमैन साहब ने रिक्वेस्ट मुझे किया है कि मैं लीड करूँ एक टास्क फोर्स को और हम जाके रिव्यू करें कि 10 साल में इनकी क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कहाँ पे हमारे फेलियर्स हैं, कहाँ पे हमारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। तो हम इसको अगले मतलब जो अब रिवाइज्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसमें हम उसके परफॉर्मेंस को फर्दर कैसे एनहांस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में 109 ऑरिक्स हैं, जिसको ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन कमर्शलाइजेशन है, जिसमें 72 जो है पब्लिक सेक्टर में है और 37 प्राइवेट में है। और इसी के साथ साथ जो हम बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं तो ये 44 की तादाद है, जो कि हम ज़्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में है। तो डॉक्टर साहब, ये तो एक अच्छी बात है कि खुशाइंद कदम है कि हमारी तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन ये स्ट्रेंथ से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम इनको आउटकम बेस्ड बनाएं कि कितने फॉर एग्जांपल अगर हम बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, कितना उन्होंने कैपिटल अर्न किया है, कितना जो है उन्होंने अपना आउटरीच किया है और उससे मुल्क की इकॉनमी को क्या फ़ायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, एक्चुअली एवरीथिंग मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ इंक्यूबेटर्स नहीं पर एनी एक्टिविटी दैट वी डू इट ऑल हैज़ टू बी आउटकम बेस्ड। हमारा स्टाइल यही होता है कि यू नो व्हेन वी मेक प्रेजेंटेशंस और वो अपनी कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी इदारा अपनी रिपोर्ट करता है वो सिर्फ एक्शन रिपोर्ट करता है कि हमने 4 सेमिनार्स करा लिए, हमने इतने कर दिए, अपने इतने स्टूडेंटों को ग्रेजुएट कर दिया एंड सो ऑन। नोबडी टॉक्स अबाउट कि जब ये स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो वेयर हैव दे गॉन, कहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट हुई है, रेलेवेंट एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, कितने लोग बाहर गए और कितना फिर उन्होंने टूवर्ड्स द नॉलेज इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूट किया है। तो ये नॉलेज इकोनॉमी का वर्ड हम बहुत कॉमन है जो हम सुनते आते हैं। नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड ऑफ इनोवेशन इकोनॉमी, ठीक है ना। नॉलेज तो वो है कि आपने ग्रेजुएट किया और जॉब की। इनोवेशन इकोनॉमी में यही है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च बहुत होता है
سارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ریسرچ کرتے ہیں, پرسنلی فیکلٹی ممبرز ریسرچ کرتے ہیں, ماسٹرز میں ہوتا ہے ریسرچ تھوڑا بہت, اس کے علاوہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. ایوری تھنگ از ناٹ ریسرچ بیسڈ. ماسٹرز کے ڈگریز کے تھیسز ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, ایون اف یو کم ٹو دی انڈر گریجویٹ لیول تو اس میں بھی کیپسٹون پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنے سارے تھاؤزنڈز اینڈ ٹینز آف تھاؤزنڈس کی تعداد میں اس ٹائپ کے پوٹینشیل پروجیکٹس ہوتے ہیں یا تھیسز یا ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. اس کو ہم نے مانیٹائز آج تک نہیں کیا. یہ کلچر پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہ کلچر ایک یونیورسٹی ایکو سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا یونیورسٹی کا ایکو سسٹم صرف گریجویٹ ہونے پہ ختم نہیں ہوتا ہے. ایک سٹریم چلی جاتی ہے جابس کرنے کے لیے, اور دوسری سٹریم وہ یہ ہے کہ وہ اسٹارٹ اپس اور ایکو سسٹم میں چلے جاتے ہیں ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہمارے پروگرامز ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک یونیورسٹی کی اپنے ریجن میں, جو اس کا ہب ریجن ہے, اپنے اسٹیٹ, اپنے پروونس میں اور پاکستان میں اینڈ گلوبلی, وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بیکاز یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے پاکستان کی جی ڈی پی پہ, پاکستان کے ایکسپورٹس پہ, جس میں ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپورٹس انکریز کریں اور امپورٹس کو کم کریں, گیپ کو ریڈیوس کریں. سو دس بیسکلی از دا فوکس. سو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ناؤ میجرڈ ان مانیٹری ٹرمز کہ روپیز آپ نے کتنا ویلتھ کریٹ کیا ہے, کتنے جابز آپ نے کریٹ کیے ہیں, کتنی کمپنیز کھولی ہیں, اور ان کمپنیز کی پھر اوور اے پیریڈ آف ایئرس کیا گروتھ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی تو جو بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے, ظاہر ہے کہ ان کا بیسک جو ایک فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ اپس کو, کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. پاکستان میں یہ اسٹارٹ اپ کا جو سر کلچر ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر, اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ نہیں اس طریقے سے ہم ڈیولپ کر پا رہے کہ اسٹارٹ اپس کے کلچر کو, تو کیا کیا ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ہم یہ اسٹارٹ اپس کے کلچر کو جو ہے نا بڑا پروموٹ کر سکیں سر؟ جی دیکھیں نا, لائک ایوری انسٹیٹیوشن, ایوری اپرچونٹی, یو نو دیر آر سکسیس اسٹوریز اینڈ دیر آر فیلیئرس. تو یہ جو آپ نے نمبر آف بزنس انکیوبیٹرس کی بات کی, اور جو اورکس ریسرچ انوویشن اور کمرشلائزیشن کی بات کی یونیورسٹیز میں, نمبرز جو آپ نے دیے, ان میں بھی یو نو دیر از دا گڈ, دا بیڈ اینڈ دی اگلی. کچھ لوگوں نے یہ کہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے, جو کہ پالیسی بولتی ہے کہ ویل آپ کے پاس اسٹاف ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, دیٹس آل دے ہیو ڈن, اینڈ دے آر جسٹ شفلنگ دا پیپر ورک, موونگ اٹ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. دوسرے کچھ یونیورسٹیز یہ ہیں جن لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. یو نو دے ریئلی ہیو ویری گڈ ایکٹیو ڈائنامک انکیوبیٹرز, اینڈ دے ہیو ویری گڈ ایکٹیو آفیسز آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن. ایز این ایگزامپل, کل ہی آپ نے اور میں نے وزٹ کیا تھا نسٹ کو اور نیو ٹیک کو, وچ از دا نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. اسلام آباد میں دونوں ہیں, بیکاز وی آر ان اسلام آباد ایٹ دا مومنٹ. I mean, these universities have done a phenomenal job in terms of their incubation, in terms of their startup, in terms of their commercialization. اور وہاں پہ آپ ان بلڈنگوں میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹ کا میلہ لگا ہوا ہے. اسٹوڈنٹس کیوبیکلز میں کام کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ٹیبلز پہ کام کر رہے ہیں, انٹریکٹیوٹی ہو رہی ہے, کہیں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو یونیورسٹیز ان کو مینٹرشپ پرووائڈ کر رہی ہے. اینڈ ایوری بڈی از ایکسائٹیڈ کہ بیکاز ہر کوئی دیکھتا ہے کہ باہر ویل ایلون مسک کیسے بنا, بل گیٹس کیسے بنا. پاکستان سے ابھی تک ہم لوگوں نے ایلون مسک اور بل گیٹس کریٹ نہیں کیے ہیں, پر انشاءاللہ ہمارا گول یہی ہے, اف ناٹ ناؤ بٹ ڈیفینیٹلی ان دا نیکسٹ 5 years وی ول بی کریٹنگ اے نمبر آف ویلتھ لیڈرس فرام پاکستان. اچھا سر, یہ آپ ایک بڑا ایک گیپ جو پایا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے اس کی سر جو یعنی وہ زیادہ اکیڈیمک ریسرچ ہو رہی ہے, اور اس سے شاید ہماری جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہماری انڈسٹری بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی. تو یہ سر جو گیپ ہے اس کو ہم کیسے برج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, گیپ جو برج ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہی جو آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ہے, ان کا ایک پرائم ٹاسک از دا نیٹ ورکنگ. یونیورسٹی کے میں کیا ریسرچ ہو رہا ہے انڈسٹری کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیٹ اس سے کراچی کا آپ شہر لے لیں, مینوفیکچرنگ ہو یا وہ ٹیکسٹائل ہو یا کوسٹل ایریاز ہیں کہ ہمارے یو نو بلو اکانومی سے ریلیٹڈ اگر کوئی یونیورسٹی میں ریسرچ ہو رہا ہے تو لوکل انڈسٹری ڈز ناٹ نو دیٹ. ایک بار یونیورسٹی کو پتہ پڑ جائے, لوکل بزنس مین کو, بزنس کمیونٹیز کو, چیمبر آف کامرس کو, تو ان کا انٹرسٹ ہوگا. تو یونیورسٹی والے لوگ ان کے پاس جائیں اور بولیں ہم تو آپ کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں, ہم آپ کی انڈسٹری میں بہتر گروتھ کر سکتے ہیں. سو لیٹ اس ایک یارن انڈسٹری ہے, آرگینک کاٹن کی تھریڈز بناتا ہے فار ایگزامپل, اور ہم لوگ ایک اچھے لیس ایکسپینسو طریقے سے, ایک انوویٹو طریقے سے کلرڈ کاٹن بنا لیں نیچرل کلرز کا. ناؤ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول بی اے سپر ہٹ. So, but these are the type of things that, for example, our agriculture universities can do, textile universities can do. So, یہ بہت سارے ایریاز ملٹی ڈسپلنری ہوتے ہیں. So, پاکستان میں اتنی چیزیں ہیں اور اتنا اچھا ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, which I am personally very impressed. لیکن ان بچوں کو اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اگر اپرچونیٹیز ہو جائیں تو the sky is the limit.
जी डॉक्टर जुबैर लगारी साहब, आप 2013 तक चेयरपर्सन हायर एजुकेशन कमीशन रहे हैं। अब 13 साल हो गए हैं, 2026 आ गया है। अब आप हायर एजुकेशन को पाकिस्तान में किस तरीके से देखते हैं? क्या इस वक्त मेन चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन सेक्टर को? हायर एजुकेशन सेक्टर को पाकिस्तान में वही चैलेंजेस जो बेसिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड चैलेंजेस हैं इस वक्त। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑब्वियसली बिकॉज वी आर वेरी रिस्ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे हमारे पास कम होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा टास्क जो अभी हायर एजुकेशन कमीशन करंटली जिससे वो गुजर रहा है वो ये है कि जो रिकरिंग बजट होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो गवर्नमेंट उनकी एजुकेशन को सब्सिडाइज करती है लाइक इन एनी डेवलप्ड सोसाइटी। वो जो पैसे चाहिए होते हैं हमारे पास, देखें यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में करंटली, 500,000 दे ग्रेजुएट एवरी ईयर, और उसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का मेजॉरिटी है। सो दैट मनी जिसको हमारा एक्सपेंडिचर होता है विच इज़ कॉल्ड टेक्निकली कॉल्ड द रिकरिंग एक्सपेंस, वो जो 10 साल पहले हमें मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट से मिला था हायर एजुकेशन कमीशन को, 10 years लेटर इट इज़ एग्जैक्टली द सेम अमाउंट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 67 बिलियन रुपीज़। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ डबल हो गई हैं इन 10 years में, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एनरोलमेंट डबल हो गई है, और इन्फ्लेशन की वजह से द प्राइस इन ऑब्वियसली एवरीबडी नोज इन द लास्ट 10 years इज़ डबल्ड। सो टेक्निकली वी आर गेटिंग ए क्वार्टर ऑफ द फंडिंग व्हाट वी वर गेटिंग 10 years बैक। तो एक तो मेजर मसला ये है कि जो भी आप जैसे अब इंक्यूबेटर्स की हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी सेट अप दीज स्टार्टअप्स, व्हेन वी सेट अप दीज इंक्यूबेटर्स, HEC का प्रोग्राम है लाइक 25 मिलियन रुपीज़ दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी को टू स्टार्ट एन इंक्यूबेटर। उसके बाद उनकी खुद अपनी इनकम जनरेट होती है बिकॉज 30-70% के हिसाब से जब बिजनेसेस स्टार्टअप हो जाती हैं द रेवेन्यूज कम टू द यूनिवर्सिटी एंड द रेस्ट गोज़ टू दी पर्सन जिसने इंक्यूबेट किया है। तो ये जो गैप जो है अब जो हो रहा है हम लोगों का, तो ये हमारा एक सेकंड मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हम लोग डिफिशिएंसी जो है हमारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर में वो लोग हम थ्रू दी स्टार्टअप्स फुलफिल करें। अच्छा, नॉट ओनली द यूनिवर्सिटी बट ये वेल्थ क्रिएशन है फॉर द कंट्री। इंडिया को फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें कि इफ़ यू लुक एट दी IT एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया अलोन, वो तकरीबन जाके $250 मिलियन का है। Pakistan is around $4 billion, I'm sorry. This is 4 billion and 250 billion. इतना फ़र्क है, जबकि हमारा ecosystems are very similar. हमारी universities are almost as good, at least some of our top universities. But we have lost the train because India started off this journey 20 years back, और उस वक्त हम लोग we were just not looking elsewhere. अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ हमारे इतने ग्रेजुएट्स निकले हैं, हमारे 12-15 हज़ार PhD फैकल्टीज़ हैव कम बैक, दे आर टीचिंग एट यूनिवर्सिटीज़। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डायनामिक्स एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन कि अब हम करें। अब जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आया है IT के बाद, टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज IT की भी हाफ लाइफ होती है 1-1.5-2 साल मैक्सिमम, एंड द टेक्नोलॉजीज चेंज वेरी फास्ट। We are now into the AI world. We are into an AI revolution. And I personally believe कि अब AI की भी जो half life है is not more than 6 to 9 months max. 9 months भी probably मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। इस वक्त हम उस ट्रेन में चढ़ सकते हैं with everybody else. And we are looking at a potential of maybe $200-300 trillion economy over the next 10 years in the regime of AI. So I think this is one sector that Pakistan can immediately jumpstart and jump जो हमारे जो 4 billion के भी exports हैं, which is basically the wealth of the country, और वो जो trade deficit को कम करता है, इसमें हम लोग काफ़ी cover up कर सकते हैं over the next decade if we get our cards in order. डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ये स्किल के इंस्टीट्यूट के साथ भी बैनुल अक़वामी इदारे के साथ भी मुंसलिक हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर बड़ा एम्फसाइज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। एक ये भी डिबेट चल रही है कि डिग्रीज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप पाकिस्तानी जामियात के साथ, क्योंकि अभी आप काफ़ी विज़िट भी कर रहे हैं आप मुख्तलिफ़ शहरों में, तो इस वक्त हमें कौन से ऐसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है कि हम यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट कर सकें? आई थिंक ये बिल्कुल सही है। डेवलप्ड वर्ल्ड में पर्टिकुलरली ये डिबेट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि बच्चे ने यूनिवर्सिटी की है या नहीं की है, लेकिन उसके पास वो स्किल है, तो वो जब जॉब के लिए भी जाता है, और मोस्टली दिस इज़ ट्रू इन द IT सेक्टर पर्टिकुलरली, वो कभी डिग्री मांगते ही नहीं है। वो उसका टेस्ट भी करते हैं तो बोलते हैं वेल ये प्रोडक्ट है, ये हमें बना के आप दिखा दो, ओके दैट्स अ स्किल एंड दे हैव टू डू इट।
or they might test them for something else. They never look at any paper. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही कल्चर है कि डिग्री मिलती है तो उसको फ्रेम करके डेकोरेट करके लगाते हैं. दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर और डेकोरेशन पीस इन पाकिस्तान, चाहे वो काम की हो या काम की नहीं हो. और 100% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें तो रिक्वायरमेंट में ये लिखा होता है कि आपको डिग्री चाहिए. और सो ऑफ कोर्स मैनी पीपल स्टिल प्रेफर गवर्नमेंट जॉब्स. सो डिग्री तो यहाँ करना ही है. वेस्टर्न वर्ल्ड में लाइक आई सेड डिग्री इज़ नॉट देयर, इट्स द स्किल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और इस वक्त करंटली ऑल द मेजर कंपनीज इन US और आई एम श्योर यूरोप में भी वो होगा. मैं यूरोपियन कल्चर से इतना अवेयर नहीं हूँ एज़ कम्पेयर टू द US बिकॉज दैट इज़ वेयर आई लिव. स्किल एंड नथिंग एल्स बट द स्किल. तो आई थिंक इसी को देखते हुए हम लोग नाउ टॉकिंग विद इन द HEC ओवर द लास्ट 10 years जब से आई हैव बीन आउट ऑफ द HEC, देयर हैव बीन चेंजेस टेकिंग प्लेस. रिफॉर्म्स आ गए. द नए चेयरमैन ने काफ़ी इन रिफॉर्म्स की इज टेकन नोट. एज एन एग्जाम्पल, अब जैसे AI की मैंने बात की तो नाउ इट्स बिकम मैंडेटरी कि हर ग्रेजुएट पर्सन को ग्रेजुएट होने से पहले एक AI का कोर्स करना है. दैट्स एवरीबडी हैज़ टू डू दैट नाउ. ठीक है ना. दूसरे साइड पे जब स्किल्स की आप बात कर रहे हैं तो IT लाइक आई सेड इज मोस्टली बेस्ड ऑन स्किल्स, बट दीज आर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स एंड दीज आर सब्जेक्ट एरियाज. तो वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस नाउ के स्किल बेस्ड टेस्ट भी करेंगे स्टूडेंट्स का, तो उनको पता पड़ जाए कि हाउ मच नॉलेज दे एक्चुअली हैव. डू दे जस्ट हैव ए पेपर डिग्री और आर दे वेल क्या बोलना चाहिए रिहर्स्ड इन द स्किल्स जो कि अपने आप को वो क्लेम करते हैं. तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है द इंटर्नशिप विच इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ए स्टूडेंट विद द इंडस्ट्री और द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ये इंटर्नशिप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दैट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली. और फिर कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है. कैपस्टोन प्रोजेक्ट इज़ अ रियल प्रोजेक्ट विच इज़ हैंड्स ऑन, एक स्टूडेंट को रिजॉल्व करना है. ये सारी चीज़ें मिला के हमारा एटलीस्ट ग्रेजुएट आई वुड से एक अच्छा निकल जाता है. लेकिन जब तक उस ग्रेजुएट के पास स्किल्स नहीं है, कोई भी स्किल्स हो, और IT वालों को तो स्किल्स मिल जाते हैं, लेकिन जो दूसरे फील्ड से जो आके निकल के आते हैं, लेट अस से व्हाट डज ए हिस्ट्री ग्रेजुएट डू, व्हाट इज़ ए ज्योग्राफी ग्रेजुएट डू. सो आई थिंक वी वुड वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड कि जैसे AI तो वैसे ही कंपलसरी कर दिया है, हर पर्सन को कोई ना कोई स्किल हासिल करे बिकॉज दैट इज़ द वे दैट फ्यूचर ट्रेंड इज़ गोइंग. अच्छा सर, ये एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर वो करिकुलम है ना. तो इस वक्त हमारा ज़ाहिर है कि करिकुलम की भी बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपकी भी उनसे बात होती रहती है. वो कहते हैं जो हमारे पास जो ग्रेजुएट आ रहा है, जो चीज़ हम इनको हमारे पास जो रिलेटेड असाइनमेंट्स हैं उस तरह के तो उसने वो चीज़ें पढ़ी नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर. तो इस वक्त हमें जो करिकुलम की सतह पर कौन सी रिफॉर्म्स या किस नोयत के सर आप कहते हैं कि हमें चेंजेस लाने चाहिए यूनिवर्सिटी की सतह पर भी, हायर एजुकेशन की HEC को भी कौन सी चीज़ों को एम्फिसाइज करना चाहिए? जी देखिए ना, क्यूरिकुलम और कोर्स डिस्क्रिप्शन विद इन ए क्यूरिकुलम वही एक बच्चे को पढ़ना चाहिए जो कि इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसकी डिमांड है. ठीक है. अगर हम लोग कट ऑफ हैं और हमारी सो कॉल्ड क्यूरिकुलम कमिटीज़ हैं, हर प्रोग्राम की क्यूरिकुलम कमिटीज़ HECs में, जिसमें सारे एकेडमिक्स हैं, यूनिवर्सिटी के लोग जिनको पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी नीड्स के हिसाब से इंडस्ट्री की नीड क्या है, वो 3 साल के बाद बैठते हैं, वापस टेक्स्ट बुक को देखते हैं. एट द मोस्ट वो देखते हैं कि 3rd एडिशन थी तो 4th एडिशन और 5th एडिशन इंट्रोड्यूस कर लें उस बुक का. डेवलप्ड वर्ल्ड में ये जो क्यूरिकुलम कमिटीज़ होती हैं, इनमें इंडस्ट्री के लोग भी आके बैठते हैं, ओके, और कम्युनिटी के लोग भी आके बैठते हैं, और दे लुक एट ए कोर्स डिस्क्रिप्शन जो करंट सेमेस्टर फिनिश हुआ था, एंड दे डू इट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, नॉट वंस इन 3 years. They look at the student feedback also, because that is also very important in terms of a curriculum redevelopment. Student feedback, faculty feedback, जो उसने पढ़ाया था उसको क्या difficulty feel हुई थी, and then they review the whole thing and they make suggestions, I would say they make suggestions कि curriculum में क्या रिविजन्स आनी चाहिए. देन इट नाउ गोज़ बैक टू द एकेडमिक कमिटीज़, वो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, और फिर वो अगले सेमेस्टर या अगले साल में वो जो कोर्स लॉन्च होता है उसमें तकरीबन उसकी 10% 15% कंपोजिशन चेंज हो जाती है. सो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस. हम कर रहे हैं, मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक्स यूज़ हो रही हैं हमारे इंजीनियरिंग में, वो वही टेक्स्ट बुक्स यूज़ हो रही हैं जो मैंने पढ़ी थी. मे बी उसकी एक लेटर एडिशन है, बट नथिंग हैज़ चेंज इन बिटवीन. द वर्ल्ड इज़ मूव वेरी फास्ट. लाइक आई सेड, IT की लाइफ हाफ लाइफ जो है वो 1.5 साल है मैक्सिमम. दैट इज़ व्हाट आई फील. मोस्ट टेक्नोलॉजीज आर प्रोबेबली 3 to 4 years. AI is 6 months. So yes, for AI we might even have to move faster than 1 year. We might have to move every semester. अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है वो 278 के लगभग हो चुकी है.
اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اسٹل بھی جو ہے انرولمنٹ کا ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کا چیلنج بھی ہے. تو آپ یہ یونیورسٹیوں کی جو اتنی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر نئی یونیورسٹیاں ہم نے بنانی ہیں کیا ہم اسپیشلائزڈ یونیورسٹیاں بنائیں یا جنرل یونیورسٹیز بنائیں؟ کس طریقے سے ہمیں جو ہے نئی یونیورسٹیوں کی، کیونکہ ایک طرف سر فنڈنگ کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ 65 بلین یا 66 بلین کا جو فگر ہے وہی 278 یونیورسٹیوں کے لیے بھی وہی ہے، اور اس سے پہلے اگر 200 یونیورسٹیز تھی ان کے لیے بھی یہی ہے، یعنی زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا. تو آپ سر اس سلسلے میں کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ ویل اس سلسلے میں پہلا تو میں یہ بولوں گا کہ نئی یونیورسٹیز بنانی نہیں چاہیے. That's number one. This might be a controversial view. This might not be a view that goes well with political governments, of course, because they have to cater to their constituencies. They come under pressure. تو چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہو، چاہے وہ تحصیل ہو، تعلقہ ہو، everybody wants a university کہ کالج کو اپگریڈ کر دو، اسکول کو کالج بنا دو، کالج کو یونیورسٹی بنا دو. So that pressure is there. But if you look at it from an academic point of view, ابھی ہماری انمپلائمنٹ بھی بہت بڑی ہوئی ہے اور بہت سارے پروگرامس کو تو جابس بھی نہیں ملتی ہے. سو ناٹ اونلی وی ہیو ٹو اسٹاپ ایڈنگ یونیورسٹیز بٹ وی ہیو ٹو کٹ ڈاؤن آن دا پروگرامس کہ وہ جو پروگرام جو لاسٹ 3 سال کا 4 سال کا آپ ریویو کریں اور جس میں انرولمنٹ ہوتی نہیں ہے یا منیمم انرولمنٹ ہے آپ ان پروگرامس کو شٹ ڈاؤن کر دیں. سو دیٹ اگین ول ٹیک کیئر آف اے لاٹ آف فیکلٹی سیلریز. یس انفارچونیٹلی فیکلٹی مائٹ ہیو ٹو لیو بیکاز یو نو دیٹ وہ سبجیکٹ کی وجہ سے ریکروٹ ہوئے جو سبجیکٹ میں 12,000 ڈگری پروگرامز جو ہے نا چائنا نے بھی سارے ختم کر دیے. تو پروگرامس لوگ ڈگریز بند کر رہے ہیں. اچھا ہائر ایجوکیشن کی جو انرولمنٹ ہے اوور آل ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ اٹ ہیز آلسو ڈراپڈ. وہ جو اسکلس کا جو کمپٹیشن آ گیا ہے اور اے آئی جو بیچ میں سین میں آ گئی ہے. سو وی آر فیسنگ نیو چیلنجز. تو یہ پاکستان میں بھی ہے کہ یہ جو سو کالڈ برک اینڈ مارٹر ماڈل ہے یونیورسٹی کا دیٹ از آلریڈی بیکمنگ این اولڈ فیشن ماڈل. کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے ویسی کلاسز ڈیجیٹل ہو گئی، آن لائن ہو گئی، ابھی بھی بہت کورسز کرتے ہیں. سو ون ہیز ٹو لک ایٹ these things very seriously. I believe again that there needs to be a task force on restructuring higher education. 2002 میں HEC بنا تھا، ٹاسک فورس ایک تھی، تقریباً اس کو 25 سال ہو گئے ہیں. وی ہیو ناٹ لکڈ انٹو اے ریسٹرکچرنگ آف دا ہائر ایجوکیشن. آئی تھنک دیٹ از اے نیڈ آف دی آور دیٹ اے نیو ٹاسک فورس فار ریسٹرکچرنگ ہائر ایجوکیشن ہیز ٹو بی مینڈیٹڈ. give their report within 6 to 9 months and then the government کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں. جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ نے یونیورسٹیز کی رینکنگ کے اوپر کافی ایمفیسائز کیا تھا، اس سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر کافی کام کیا تھا. اس وقت ہمارے پاس یعنی اسٹل وہی نامساعد حالات ہیں. ظاہر ہے کہ رینکنگز جو ہے نا اس کا فنڈنگ کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ لنک ہوتا ہے کہ ریسرچ فیسلٹیز ہوں گی تو آپ کی ریسرچ کے لیے فنڈنگ ہوگی تو ریسرچ فیسلٹیز بھی ہوں گی آپ کی، وہ بھی ہوں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نامساعد حالات کے باوجود بھی ہمیں کون سے وہ 3 اسٹیپس لینے چاہیے جس سے ہم اپنی یونیورسٹیوں کی رینکنگ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ حالانکہ پاکستان کی یونیورسٹیز بڑا اچھا ایکسیل کر رہی ہیں لیکن مزید ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ رینکنگ جو QS ہوتا ہے اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن ہوتا ہے تو ان کے دونوں کے کرائٹیریا سلائٹلی ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ کو رینکنگز میں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بیسکلی فالو دیٹ کرائٹیریا. اوکے، کہیں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نمبر آف PhDs اور پرسنٹیج آف PhD فیکلٹی ٹو دا ٹوٹل فیکلٹی ہے، کہیں پہ دا ویٹیج از گیون ٹو سائٹیشنز، سم ویئر اٹس گیون ٹو دا نمبر آف ریسرچ پبلیکیشنز. دین اٹ آلسو از کہ آپ کے یونیورسٹیز کے جو گورننگ باڈیز ہیں اس میں کارپوریٹ سیکٹر اور کتنی ڈائیورسٹی ہے، باہر کے لوگ کتنے آ کے سرو کر رہے ہیں. دیٹ اگین از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. آپ کو پتہ ہے کہ گورننگ باڈیز اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی امریکن یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیں کہ لوکل انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے اس میں سرو کرتے ہیں بیکاز دیٹ از ہاؤ دا تھنگ مووز اہیڈ. ہماری جو گورننگ باڈیز ہوتی ہیں سینٹ سنڈیکیٹس میں موسٹلی گورنمنٹ نامینیز ہوتے ہیں. یو ول آبویسلی سی کہ MNAs ہیں، MPAs ہیں، ججز ہیں، گورنمنٹ باڈیز کے ریپرزینٹیوز بیٹھے ہیں دیٹ ہو ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ ایکیڈیمکس اور دے آر ان دا گورننگ باڈیز آف دا یونیورسٹی. تو یہ ہماری ڈیفیشنسیز ہے کہ آپ اپنے ہاؤس کو پہلے آرڈر میں لے کر آ جائیں. اور پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ another factor of the ranking of course is کہ آپ کی کتنی پرسنٹیج آپ کی فارن فیکلٹی ہے، کتنے پرسنٹیج آپ کے فارن اسٹوڈنٹس ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ویری فیو پیپل ایٹ ون ٹائم، آپ کو یاد ہوگا کہ 70s میں بھی 60s میں بھی 20, 30, 40 کنٹریز سے ہمارے پاکستان میں فارن اسٹوڈنٹس آ کے پڑھتے تھے. دا نمبرز ہیو ڈراپڈ. ابھی بھی آتے ہیں 5-6 کنٹریز ہوتی ہیں. They do come here, but it's not like it used to be. I'm from Hyderabad, Sindh. So we used to have an international hostel there.
विद सिंध यूनिवर्सिटी, जिसमें सारे फॉरेन स्टूडेंट्स रहते थे, मतलब इतने लार्ज नंबर्स होते थे. अब गिनती चिंती के आते हैं, और 9/11 के बाद सर काफ़ी, और फिर वो दूसरी फील्ड्स हैं जैसे लैंग्वेजेस और हिस्ट्री और उस टाइप के सब्जेक्ट्स में आते हैं. बहुत कम लोग हैं जो टेक्नोलॉजी और वो पढ़ने आते हैं. सो दैट अगेन आर सम ऑफ दिस थिंग्स वी सीरियसली नीड टू डू इफ़ वी वांट टू फोकस ऑन रैंकिंग. पर मैं बोलूँगा कि रैंकिंग पे कम फोकस करें, अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे फोकस करें. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करेंगे, आपका रैंकिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी. जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, ये एक रिसर्च के हवाले से आप बात कर रहे थे, वही मैं दोबारा एक क्वेश्चन आपकी तरफ फिर वो करूँगा कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटी में सर रिसर्च हो रही है, ये तो हम ज़्यादा बाहर वाले जो लोग हैं उनकी ये शिकायत होती है कि शायद वो हमारी जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे. इंडस्ट्री भी ये कहती है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पा रही. तो ये जो हमारी रिसर्च है, इसको हम इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल से निकाल कर सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट के लिए कैसे सर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? या यू आर एब्सोल्युटली राइट. हमें हमारी जो अपनी KPIs हैं हमें अपने डिफरेंट करना चाहिए. वी डू नॉट नेसेसरली हैव टू फॉलो वन साइज फिट्स ऑल. दैट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटजी. हमें अपने मुल्क की हालत देखनी चाहिए, हमारी मुल्क की इकोनॉमी को देखनी चाहिए. अगर लाइक आई सेड टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेल्थ साइंसेस की हैं, जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर डिफरेंट रीजन्स में सर्व करते हैं. तो आई वुड एक्सपेक्ट कि फॉर एग्जांपल अगर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में है, राइट, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वहाँ से मैं अगर मैं 20 से माइल पहले से भी मैं एंटर कर लेता हूँ तो आई वुड सी ए वेराइटी ग्रीनरी एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. मुझे पता पड़ जाएगा आई एम कमिंग इनटू ए सेक्टर वेयर देयर इज़ एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. इट हैज़ मेड एन इम्पैक्ट इन द रीजन एज वेल, और वही चीज़ पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरे मुल्क में. टेक्सटाइल आपको पता है कि जहाँ पे हमारे टेक्सटाइल हब्स हैं पाकिस्तान में, वी वुड एक्सपेक्ट कि द टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी शुड रिमेन कनेक्टेड विद द टेक्सटाइल सेक्टर, नॉट डिसोसिएटेड देमसेल्व्स विद द टेक्सटाइल सेक्टर. सो आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स. येस, वी हैव टू वर्क विद द लोकल चैलेंजेस, वी हैव टू वर्क विद द लोकल इकोनॉमी, एंड वी हैव टू वर्क विद द लोकल कम्युनिटी, एंड द यूनिवर्सिटीज शुड रिजॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स फर्स्ट एंड वर्क ऑन द लोकल इकोनॉमी बिफोर दे लुक इनटू समथिंग एल्स कि मुझे अपनी पब्लिकेशन करनी है. तो डॉक्टर साहब, ये एक इस वक्त क्योंकि जो हमारे चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन के वो बहुत ज़्यादा है. आप किस तरीके से, क्योंकि सर आपने हायर एजुकेशन कमीशन एक पब्लिक सेक्टर इदारा था, फिर आपने ज़ेबिस्ट में भी काम किया है, और यानी आपका दोनों सेक्टर्स में एक काम करने का एक बड़ा इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस भी है. तो इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन को दरपेश हैं, उसमें आप क्या समझते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कैसे काम कर सकता है, और हमें किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज कर सकते हैं कि वो भी हायर एजुकेशन में आए और मज़ीद हम उसको मराद दें, और इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर को के भी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करवा सकते हैं? जी, आई थिंक यू सी मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नीड मनी फ्रॉम देयर पॉकेट टू इन्वेस्ट. अगर कोई बिजनेस कम्युनिटी भी होती है, इन्वेस्ट करती है, लेकिन उनके डबल मकसद होते हैं कि एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, विच इज़ अ सर्विस टू द कंट्री. And then of course they have every right, even they call themselves as non-profit, कि they do have savings over expenditures, और usually फिर वो जाके reinvest करते हैं. Generally speaking, nobody goes and buys a Lamborghini. वो जाके एक दूसरा कैंपस खोल लेंगे, तीसरा कैंपस खोल लेंगे, that you see, and they continue to grow. So even though there is a, like I said, not necessarily called a profit because they are all non-profit, but they keep reinvesting the money, जिससे मुल्क को फ़ायदा होता है. और वही जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट करके निकलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से भी, वही इंक्यूबेशन में जाएँ, बिजनेसेस में जाएँ या जॉब्स पे जाएँ, द कंट्री प्रॉस्पर्स एज ए होल. पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी यही इश्यूज़ होती हैं वेरी सिमिलरली, कि दे ऑलवेज रन इनटू ए डेफिसिट, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ दैट आर डूइंग ए गुड जॉब एंड दे क्रिएट ए सरप्लस फंड. बट आई थिंक गवर्नमेंट को, बिकॉज मुल्क को फ़ायदा मिल रहा है, सो वेदर इट्स दी HEC और वेदर दीज आर अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो क्राइटेरिया है, दे हैव टू लुक एट द ग्राउंड रियलिटी. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक अभी सुबह आज डिस्कशन यही हो रहा था कि जो पुराना 2002 मॉडल है ऑन द लैंड रिक्वायरमेंट और ऑन द एंडोमेंट फंड फॉर ए यूनिवर्सिटी, इट स्टिल सेज के यू नीड 10 acres for a university and 3.5 acres for an institute. Now you tell me in a city like Islamabad or Karachi or Lahore, ज़मीन कहाँ से मिलेगी? 10 एकड़ किसके पास होगी, और 10 एकड़ ज़मीन itself is going to cost you probably 100 billion rupees. Now who, प्राइवेट सेक्टर से भी कौन आएगा? गवर्नमेंट तो दे देती है, because the provinces own the land, तो वो आपको, जैसे कराची में एजुकेशन सिटी है, 1 घंटा दूर, तो आपको वहाँ पे 20 एकड़ दे देगी. बट is it successful? Are actually people commuting? Are they going there? Education city को भी 20 years हो गए.
but you hardly see any classes take place there. So I think जो land का criteria है, the government definitely has to reduce it, because what is more important is the covered area. अगर आपके पास 200,000 square feet का covered area है, that is good enough for a university. And it can be in a tower which is 7 stories high, as an example. हर एक में 20,000 square feet कर दें, 140,000 square feet आपका बन जाता है. And you can outsource or not outsource, but you can take the services. अगर कोई आपको sports facility चाहिए, आपको पता है paddle courts होते हैं, you can sign contracts with a lot of these sports facilities and gyms, and you can still provide these services to your students. So ये क्राइटेरिया रिलैक्स करना है, एंडोमेंट फंड का पैसे आपको रिलैक्स करना है, बिकॉज वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको पता है एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव. इवन ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी टुडे वुड कॉस्ट अपवर्ड्स ऑफ ए फ्यू टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़. इस वजह से इन्वेस्टर भी नहीं आता है. वो बोलता है कि मेरा रिटर्न तो वही एक्सपेक्ट्स कि मुझे 1 साल में रिटर्न होना चाहिए. यूनिवर्सिटी का रिटर्न आपको होता है 4 to 5 ईयर्स से पहले नहीं आता है, बिकॉज एक बच्चे को ग्रेजुएट करते हुए बाय द टाइम यू fill up your university up to the 4th year, it takes 4 years. And no investor wants to wait 4 years कि मेरा returns उसके बाद से आना शुरू हो. So ये real problems हैं. The government should relax its regulation. HEC should. The regulators should. So we should encourage more and more good universities to come. थैंक यू सर. सर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम नॉलेज इकॉनमी को पाकिस्तान में किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों को कि वो किस तरीके से स्किल बेस्ड एजुकेशन का या अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को वो की तरफ जा सकते हैं? Yeah, within their 4 years of the university, they need to keep their eyes open, because trends बड़ी fast change करती रहती हैं, fields change हो जाती है, some fields die out, some there. तो जब वो skills learn करते हैं तो they have to look into the current skills, that is more important. और skills आपको पता है usually 5 महीने 6 महीने में you can get a vocational certificate on any subject, whether in the country or even online. There are so many available. So you have to stay in touch with the skills. You have to make sure you have an industrial or corporate experience. And within the university, of course, जो आपका curriculum है, जैसे हमने curriculum committees की बात की, universities की responsibilities हैं, they have to update the curriculum. कि जैसे बच्चा अगर graduate करके निकलता है और वो industry और corporate world को join करना चाहता है, वहाँ से शिकायत नहीं आनी चाहिए कि well इनको तो कुछ आता नहीं और हमें इन पे 6 महीने और invest करने पड़ते हैं इनको retrain करने के लिए. Yes, maybe I can understand reorientation के लिए 1-2 महीने चाहिए होते हैं, but हमें सबसे बड़ी जो complaint मिलती है अभी भी industrial और corporate world से, वो कहते हैं आपका जो बच्चा आता है यूनिवर्सिटी से उसको कुछ भी नहीं आता है, हमें 1-1 साल उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है टू ब्रिंग देम अप टू दैट लेवल. सो दैट इज़ माई बेसिकली माई मैसेज कि यूनिवर्सिटीज़ themselves are important, the government has a responsibility and the industry has a responsibility, and all 3 of them should work together. जी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आप तशरीफ़ लाए. नाज़रीन, आज हमने एक बड़ी सैर असल गुफ्तगू की. प्रोफेसर डॉक्टर जवेद रगारी के ख़यालात से भी हम मुस्तफ़ीज़ हुए, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे नौजवानों को स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपनी करिकुलम को अलाइन करना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देना पड़ेगा, और जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा. यूनिवर्सिटीज़ को अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. और सबसे इंपॉर्टेंटली बात यह है कि हमें एजुकेशन को पाकिस्तान में एक प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, फिर ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ आगे जा सकती हैं, फिर ही हम तालीम के मैदान में एक अपने सर बुलंद करके दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं. इजाज़त दीजिए. मुर्तज़ा नूर को इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में हाज़िर होंगे नए मेहमान के साथ. खुदा हाफिज़.